हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बजट 2024-25 यानी अंतरिम बजट जो पेश हुआ है आज 1 फरवरी को, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में ही बजट के बारे में पूरी डिटेल जानकारी भी जानेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स बेसिस पे होगा। तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जो कि अंतरिम बजट 2024-25 से संबंधित है। इसमें जो कि निर्मला सीतारमण द्वारा यह अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसका हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे। इसमें अन्नदाता के लिए जो कुछ पॉइंट बोली है निर्मला सीतारमण, वो है पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। यानी पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को, जबकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा उपलब्ध कराई गई है। साथ में इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम के तहत 1361 मंडियों को एकीकृत किया गया है। इससे 3 लाख करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। नारी शक्ति पर जो जोर दिया गया है, उनमें जो मुख्य बिंदु है 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमों को दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन जो पहले था उसमें 28% बढ़ा है। स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं एवं छात्राओं की संख्या का 43% नामांकन हुआ है, जो कि पूरे दुनिया में सबसे अधिक है। साथ में पीएम आवास योजना के तहत 70% मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए हैं। अब पीएम आवास योजना ग्रामीण से देखेंगे। कोविड संबंधी चुनौतियों के बावजूद पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 3 करोड़ मकानों का लक्ष्य जल्द ही हासिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, छत पर सौर प्रणाली लगाना यानी रूफटॉप सोलराइजेशन और निःशुल्क बिजली के तहत जो पहला पॉइंट है, छत पर सौर प्रणाली लगाने से 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे और इस स्कीम के तहत हर एक परिवार को सालाना 15,000 से 18,000 रुपये की बचत होने का अनुमान है। अब हम लोग इसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देखते हैं। भारत में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है 2023-24 में वो 7.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11.1% से बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.4% होगा। नेक्स्ट, राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। मीन राजकोषीय घाटा अगर पूछा जाएगा कि 2024-25 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है जीडीपी का, तो 5.1%। अगला पॉइंट, युवाओं के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपये का कोष बनाया जाएगा। यानी युवाओं को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त के लिए ऋण के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण देने की योजना इस वर्ष जारी रखी जाएगी, जो कि कुल परिव्यय का 1.3 लाख करोड़ रुपये होगा। अंतरिम बजट में कर के दरों में किसी भी प्रकार का बदलाव का प्रस्ताव नहीं किया गया है, यानी जो पहले था कर के व्यवस्था वही है इस बार भी। अंतरिम बजट में भी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की प्रबल संभावना व्यक्त की गई है। बाजार विनिमय दर पर डॉलर में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना 2027 में IMF द्वारा। उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय जो है अभी वह कुल उधार छोड़ के जो कुल है प्राप्ति है वह 30.80 लाख, जबकि कुल व्यय है 47.66 लाख। वित्त मंत्री ने यह भी बताया है कि 10 वर्षों में अब तक लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकला है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया और 10 लाख रोजगार का सृजन किया है। यानी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 38 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया है और 10 लाख रोजगार का सृजन किया गया है।
विमानन क्षेत्रों में हवाई अड्डों की संख्या वर्तमान में 149 तक पहुंच गई है, जो कि पहले जो डाटा था उससे लगभग 2 गुना। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुड़े कारीगरों शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीएम जनमन योजना के जरिए विशेष तौर पर कमजोर आदिवासियों समूह यानी पीवीटीजी के विकास पर जोर दिया गया है। पीवीटीजी ग्रुप को जो विकास पर जोर दिया गया है वह योजना अगर पूछा जाएगा तो हो जाएगा पीएम जनमन योजना। 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। कभी पूछा जाएगा कि कितने रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा, तो उसका आंसर कीजिएगा 40,000। 2030 तक 100 मीट्रिक टन की कोयला गैसीकरण और तरलीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट, सॉवरेन वेल्थ फंड अथवा पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश स्टार्टअप के लिए लाभ 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर दर 30% से घटाकर 22% की गई है। यानी वर्तमान घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 30% से कम करके 22% की गई है, जबकि विनिर्माण क्षेत्र की नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट आयकर 15% रखी गई है। साथ में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ने में सफल रही है, यानी राष्ट्र प्रथम की भावना। फ्रेंड, अब हम लोग देखेंगे बजट से जो भी संबंधित होता है, जो कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट से के अंतर्गत आता है, वो हम लोग जानेंगे। इसमें बजट जो कि एक फ्रेंच भाषी शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। कभी पूछा जाएगा कि बजट किस भाषा से आया हुआ है शब्द, तो ये फ्रेंच भाषी से शब्द फ्रेंच से आया हुआ जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत में बजट प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अगला पॉइंट, भारत में बजट का प्रणेता यानी फादर ऑफ बजट इन इंडिया जेम्स विल्सन को माना जाता है। इसी ने प्रथम बजट 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया था। यानी पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1860 को, जिस कारण इसे भारत में बजट का प्रणेता यानी फादर ऑफ बजट इन इंडिया कहा जाता है। आर्टिकल 112 के तहत केंद्र में और आर्टिकल 202 के तहत राज्य में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। मेन जो कि हमारे संविधान में जो मेंशन है उसके अनुसार से बजट शब्द जिक्र नहीं किया गया है। बजट शब्द के जगह जो जिक्र है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। अगला पॉइंट, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट आर के शनमुगम सेठी द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। मीन अगर पूछा जाएगा कभी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो आर के शनमुगम सेठी, जो कि 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। प्रथम महिला बजट प्रस्तुत करने वाली इंदिरा गांधी है, जो कि प्रधानमंत्री सह वित्त मंत्री थी। जबकि पूर्णकालिक अगर पूछा जाए कि पूर्णकालिक बजट पेश करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। अगला पॉइंट, भारत में बजट का राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो भारत में बजट का राजस्व अनुमान वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला पॉइंट, भारत का पहला अंतरिम बजट कब और किसने प्रस्तुत किया था, तो भारत का पहला अंतरिम बजट 1962-63 में मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम राजीव गांधी ने प्रस्तुत किया था 1987-88 में, जबकि विश्व में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट अमेरिका में प्रस्तुत किया गया था। जो शून्य आधारित बजट का जो प्रणेता है वह है पीटर ए पायर। फ्रेंड, हम लोग शून्य आधारित बजट को ही सूर्यास्त बजट के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट, बजट एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल बजट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रेंड, अगर कभी पूछ दिया जाए कि बजट किस प्रकार का प्रक्रिया है, तो वह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो कि आर्टिकल में जिक्र भी है। केंद्र के लिए 112 आर्टिकल नंबर और राज्य के लिए आर्टिकल नंबर 202 में जो जिम्मेवार व्यक्ति है केंद्र में वो राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। बजट प्रस्तुत किए जाने के बाद 14 दिनों के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। यानी बजट जब भी पेश किया जाता है उसके
14 दिन के अंदर उसे पारित करना अनिवार्य होता है। इसकी खर्च की जांच कैग करती है अन्य कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट, प्रारंभ में रेल बजट एवं आम बजट एक ही साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 में एक्वर्ट समिति की सिफारिश पर वर्ष 1925 से इसे अलग प्रस्तुत किया जाने लगा। रेल बजट को आम बजट से जो एक साथ प्रस्तुत किया जाता था लेकिन फिर अलग प्रस्तुत किया जाने लगा, तो वह समिति किस समिति के सिफारिश पर, तो एक्वर्ट समिति के सिफारिश पर 1925 से। परंतु 2017 में पुनः विवेक देवराय समिति की अनुशंसा पर फिर से आम बजट के साथ रेल बजट को पेश किया जाने लगा है। सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति का नाम अगर पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा मोरारजी देसाई। इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किए हैं, जबकि पी चिदम्बरम 9 बार, प्रणब मुखर्जी 8 बार और यशवंत सिन्हा भी 8 बार प्रस्तुत किए हैं। यशवंत सिन्हा से एक टॉप इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलता है कि पहले जो बजट पेश किया जाता था वह शाम को पेश किया जाता था, लेकिन यशवंत सिन्हा ने ही इन्हें बजट प्रस्तुत करने का जो समय है वह शाम 5 बजे से सुबह 11 बजे निर्धारित किए थे, और अब वर्तमान में बजट पेश 11 बजे किया जाता है सुबह में। अब तक सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण ने, जबकि सबसे छोटा बजट भाषण हीरू भाई मुलजी भाई पटेल ने प्रस्तुत किया है। अगला पॉइंट, राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है, जबकि आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री उत्तरदायी होता है। फ्रेंड, अगर कभी पूछ दिया जाएगा कि राजकोषीय नीति को किस मंत्रालय द्वारा या फिर राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है, तो आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, जबकि आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए वित्त मंत्री उत्तरदायी होता है। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर जब 1 रुपया करने की नीति तैयार की जाती है तो उसे हम लोग नीति कटौती प्रस्ताव कहा जाता है, यानी पॉलिसी कट प्रोपोजल। अगला पॉइंट, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में भारतीय गणतंत्र का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। फ्रेंड, अगर इसमें पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो R.K. शनमुगम सेठी 1947 में, जबकि गणतंत्र भारत में पहला बजट जो पेश किए थे वह थे जॉन मथाई 1950 में। तो फ्रेंड, ये था अभी अंतरिम बजट जो आज पेश हुआ है 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण के द्वारा, उसके बारे में डिटेल जानकारी जो मुख्य बिंदु था वो, और साथ में ही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो कि बजट इकोनॉमिक का टॉपिक का है उसे हम लोग डिटेल जानकारी प्राप्त किए। फ्रेंड, मेरा यह क्लास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा, और जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथ में ही लाइक शेयर और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।